हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए आपकी हिंदी क्लास लेकर। तो बेटा, हम पढ़ रहे थे आपका पाठ संख्या 15 और पाठ का नाम था नीलकंठ, जिसे लिखा गया है महादेवी वर्मा का। ये उनके एक जीवन का संस्मरण है, यानी उन्होंने एक सच्ची घटना के बारे में लिखा है ना, जो उन्होंने अपने जीवन में जिया है। तो वो बता रही थी कि किस तरह में एक बार जब मोर को मोर के जोड़े को घर पे ले गए तो किस तरह का घटनाक्रम हुआ। लोगों ने कहा कि मोर नहीं है ती तरह, और जो बेचने वाला था वो हमसे ज़्यादा पैसे मांग रहा था, और ऐसे ऐसे काफ़ी कुछ। तो हम इसमें थोड़ा पढ़ चुके थे, अब उससे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप निकालेंगे पेज नंबर 110। कौन सा पेज नंबर 110 निकालेंगे और सबसे ऊपर की लाइन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आप अपनी किताब अपने साथ जरूर रखा करें, जिससे कि मैं पढ़ता जाऊँ तो आप अपनी किताब में देखते हैं। भाई इस स्क्रीन पर किताब तो दिखाई दे नहीं रही है आपको, ठीक है, स्क्रीन पर तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो आप अपनी किताब अपने साथ रखें और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँ आप उसमें देखते हैं। चलो बेटा शुरुआत करते हैं। देखो पेज नंबर 110 पर पाठ संख्या 15, पाठ का नाम है नीलकंठ। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। उसे लगा कि भाई इसमें बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो रहे हैं कमरे में, तो उसने क्या किया, सभी को पकड़कर कहाँ पहुंचा दिया, एक ऐसा स्थान जिसे चिड़ियाघर जैसे कह रहे, बहुत सारे पशु पक्षी रह रहे थे, वहाँ पर पहुंचा दिया। अपने घर में बता रही वो, बाहर नहीं। दोनों नवागंतुकों ने नव आगंतुक कहते हैं नए नए मेहमानों को, यानी जिसने नए घर में प्रवेश किया उसे नव आगंतुक कहा जाता है, यानी नए मेहमान को। पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। यानी जैसे घर में अगर मान लो किसी की नई नई शादी हुई हो, जो नई वधु आती है, तो ऐसे घर में सब एकदम कौतूहल हो जाता है, सब खुशी खुशी। ऐसे ही जब नए मेहमान वहाँ पर प्रवेश किए तो और जानवरों में क्या था, एक कौतूहल हो गया था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरुगु की रागनी अलापने लगी। वह कबूतर गुटरुगु करते हैं। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। वही ये कौन आगे देखने लगे खरगोश। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तो मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल सा आ गया। देखो बताया कि क्या करने लगे, कबूतर तो क्या करने लगे, गुटरू गुटरू की आवाज़ करने लगे। जो खरगोश थे बड़े वाले वो एक लाइन में बैठ के देखने लगे, और जो छोटे खरगोश थे वो उछल कूद करने लगे। और तोता जो था वो तो एक आंख बंद करके उनको देख रहा था, भाई ये क्या हो गया है हमारे चिड़ियाघर में, तो शोरगुल कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार की यानी लेखिका को भांति भांति के यानी अनेक प्रकार के पशु पक्षी जानवर पालने का उसे शौक था। आगे देखिए अगले पैराग्राफ पर आते हैं। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे, यानी बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और शगन, सिर के ऊपर होता है ना ताज सा होता है ना मोर के सिर के ऊपर, तो उसे कलगी कहते हैं। मोर के सिर की कलगी और शगन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसके पूरे रूप का वर्णन कर दिया लेखिका ने कि किस तरह उसके पंखों पर चंद्रमा से होता है वो आने लगा, रंग बिरंगे होने लगे, उसके पैरों पर कोई रंग नहीं था लेकिन फिर भी गर्व से चलने लगे। ऐसे धीरे धीरे सारा बता दिया उसके बारे में। आगे देखें, उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दागना झुकना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। लेकिन भाई बोलने से बताया नहीं जा सकता, लिखने से स्पष्ट नहीं किया जा सकता।
तो स्पष्ट कैसे होगा? केवल वो देखने से ही स्पष्ट हो सकता है। भाई किसी के रूप का वर्णन हम कर सकते हैं लेखन के द्वारा, लेकिन देखने से जो भाव उत्पन्न होता है वो पढ़ने से भाव उत्पन्न नहीं होता। ये लेखिका कहने जा रही है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाया गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों के श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। ठीक है, यानी मोर में ही विकास नहीं हुआ था, विकास किसमें हुआ था? मोरनी में भी। ठीक है, नीलाभ के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यानी अब मोर और मोरनी का नामकरण भी कर दिया गया है। मोर का नाम रखा गया है नीलकंठ, और जो मोरनी थी उसका नाम क्या रखा गया है? राधा। तो किस प्रकार देखो उसने दोनों के रूप का वर्णन, नाम का वर्णन हमारे सामने कर दिया। तो चलो बेटा आज इतना ही, इससे आगे का आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आप पढ़ते जरूर रहें और क्लास जरूर लेते रहें भाई। ओके बेटा, गुड बाय।